आप एक सवर्ण जाति में पैदा हो, क्षत्रिय कुल में पैदा हो, और उसके बाद आप पिछड़ों की बात करें, वंचित की बात करें, शोषित की बात करें, दलितों की बात करें, तो बाहर का विरोध तो बाद में झेलना पड़ता है। सबसे पहले आपको अपने समाज का विरोध झेलना पड़ता है। आज भी अगर आजादी के 75 साल के बाद भी अगर समाज में भेदभाव जिंदा है, ये छूत अछूत जिंदा है, ये वर्ण व्यवस्था के नाम पर भेदभाव जिंदा है, ये इंसान को जानवर समझने की कहानी जिंदा है, तो बीपी सिंह जी के विचार जिंदा है, सामाजिक न्याय की लड़ाई जिंदा है, पिछड़ों शोषितों के लिए उनके अधिकार की बात करना, जीवित रखना पड़ेगा। समाज के ऐसे लोग जिनको वर्षों से न्याय नहीं मिल पा रहा था, मंडल कमीशन की रिपोर्ट तो 1980 में आ गई थी, लेकिन उस रिपोर्ट को हिंदुस्तान में लागू करने का साहस अगर किसी व्यक्ति ने दिखाया तो उसका नाम था विश्वनाथ प्रताप। उनकी बहुत आलोचना हुई, उनके बारे में बहुत सारे विचार अपने अपने तरह से फैलाए गए, लेकिन पूरी दृढ़ता के साथ, मजबूती के साथ वे एक ऐसे शख्स थे जिन्होंने कहा समाज के पिछड़े लोगों को उनका अधिकार मिलना चाहिए, और सामाजिक न्याय का फॉर्मूला स्वर्गीय विश्वनाथ प्रताप सिंह की देन है भारतीय राजनीति के अंदर और इस देश के अंदर जो और ये बहुत जोखिम का काम होगा। आप एक सवर्ण जाति में पैदा हो, क्षत्रिय कुल में पैदा हो, और उसके बाद आप पिछड़ों की बात करें, वंचित की बात करें, शोषित की बात करें, दलितों की बात करें, तो बाहर का विरोध तो बाद में झेलना पड़ता है। सबसे पहले आपको अपने समाज का विरोध झेलना पड़ता है। लेकिन इसकी कभी परवाह बीपी सिंह जी ने नहीं की, उनकी बहुत आलोचना की उनके अपने समाज के लोगों ने, लेकिन उसकी कभी उन्होंने परवाह नहीं की, न्याय के पक्ष में खड़े। और मैं तो बधाई देना चाहता हूं पंडित शेखर दीक्षित जी को भी कि आज की तारीख में जब बीपी सिंह जी को पूरे देश में धीरे धीरे भुलाने का काम हो रहा है, एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने उनकी यादों को, उनकी स्मृतियों को, उनके विचारों को जीवित रखने का काम किया है। एक ऐसा शख्स जिसको भारतीय राजनीति में योजनाबद्ध तरीके से भुलाया जा रहा है, उनके योगदान को नकारने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जब तक भारत रहेगा और जब तक भारत के समाज में सामाजिक न्याय की लड़ाई चलती रहेगी, तब तक बीपी सिंह जी को याद किया जाएगा, पूरे श्रद्धा के साथ, पूरे आदर के साथ किया जाएगा। अब लोग कहते हैं इसकी जरूरत क्या है? सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय, इसकी क्या जरूरत है? जब ये बात लोग कहते हैं तो हमको आजादी के 75 साल के बाद भी आज की जो सामाजिक परिस्थितियां हैं उस पर ध्यान देना पड़ेगा। भाइयों, किस प्रकार की सामाजिक परिस्थितियों में हम जिंदा हैं, किस प्रकार के समाज में हम जिंदा हैं। आजादी के 75 साल के बाद मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ से खबर आती है कि एक दलित जो मध्य प्रदेश पुलिस में काम करता है, वो अपनी शादी पर घोड़ी पर बैठना चाहता है, उसकी शादी पर घोड़ी पर बैठने की उसको इजाजत नहीं होती, उसका विरोध किया जाता है, पुलिस की सुरक्षा में वो अपनी शादी कर पाता है। बुलंदशहर के अंदर आजादी के 75 साल के बाद भी सीआरपीएफ का एक जवान
अपनी शादी में घोड़ी पर बैठने के लिए पुलिस की सुरक्षा मांगता है। मध्य प्रदेश के अंदर एक दलित की मृत्यु हो जाती है, परिवार कंधे पर लाद कर शमशान पर पहुंचता है। वहां पर कुछ लोग इकट्ठा होकर आ जाते हैं, कहते हैं ये दलितों का शमशान नहीं है, और उसको अंतिम संस्कार करने की इजाजत नहीं दी जाती। आजादी के 75 साल के बाद गुजरात के अंदर एक दलित का बच्चा गेंद पकड़ लेता है, उसका अंगूठा काट दिया जाता है। आजादी के 75 साल के बाद उत्तर प्रदेश में हम खबरें पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं। मिड डे मील बनाने वाली महिला अगर दलित समाज की है तो उसके हाथों का बनाया हुआ खाना खाने से लोग इनकार कर देते हैं। आज भी अगर आजादी के 75 साल के बाद भी अगर समाज में भेदभाव जिंदा है, ये छूत अछूत जिंदा है, ये वर्ण व्यवस्था के नाम पर भेदभाव जिंदा है, ये इंसान को जानवर समझने की कहानी जिंदा है, तो बीपी सिंह के विचार जिंदा है, सामाजिक न्याय की लड़ाई जिंदा है। पिछड़ों शोषितों के लिए उनके अधिकार की बात करना, जीवित रखना पड़ेगा। और यह जरूरी नहीं कि आप दलित हो तभी दलितों की बात करें, पिछड़े हैं तभी पिछड़ों की बात करें। ये तो फिर अपनी अपनी लड़ाई की बात होगी। अगर हम हिंदुस्तान को 140 करोड़ लोगों का हिंदुस्तान मानते हैं, अगर हम भारत को मानते हैं कि 140 करोड़ लोगों का भारत है, जिसमें हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, दलित भी हैं, पिछड़े भी हैं, अगर हमें मानते हैं कि हिंदुस्तान में आदिवासी भी हैं, बौद्ध भी हैं, ईसाई भी हैं, सारे लोग हैं, अगर हम ये मानते हैं तो फिर इस बात की चिंता नहीं करनी होगी कि अगर किसी पर अत्याचार हो रहा है तो सिर्फ उसी के जाति के लोग उसकी बात उठाएं। नहीं, सवर्ण भी पिछड़े और दलितों का मुद्दा उठाएं, उनके लिए आवाज उठाएं। ये राजनीति हमें शुरू करनी है। और मुझे खुशी है इस बात की कि शेखर दीक्षित जी इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, अपने किसान मंच के माध्यम से ही सही, लेकिन लड़ रहे हैं। और साथियों और दोस्तों, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया भारतीय राजनीति के इतने बड़े समाजवादी नेता, क्या वो पिछड़ी जाति से थे? क्या वो दलित जाति से थे? नहीं, वो सवर्ण जाति से आते थे। लेकिन उन्होंने हमेशा पिछड़ों की, दलितों की बात की, समाज के वंचित लोगों को अधिकार देने की बात की, उन्होंने महिलाओं के अधिकार की बात की। क्योंकि अगर सामाजिक विषमता रहेगी, अगर समाज के अंदर भेदभाव रहेगा, जातियों के नाम पर छुआछूत का सिस्टम रहेगा, तो कभी भी देश उन्नति के रास्ते पर नहीं जा सकता। सबको जब तक अधिकार नहीं मिलेगा तब तक भारत विकास के रास्ते पर आगे नहीं जा सकता। इसीलिए डॉक्टर लोहिया ने कहा था विशेष अवसर का सिद्धांत। उन्होंने कहा था जो एक आदमी हमारी सामाजिक व्यवस्था के कारण, छुआछूत की व्यवस्था के कारण, भेदभाव की व्यवस्था के कारण हजारों वर्षों से पीछे रह गया है, अगर एक आदमी 20 किलोमीटर पीछे खड़ा है और एक आदमी 50 किलोमीटर आगे खड़ा है, तो दोनों के बीच में प्रतियोगिता नहीं कराई जा सकती। अगर जो आदमी 20 किलोमीटर पीछे खड़ा है उसको भी आगे लाओ और बराबरी में जब वो आदमी आ जाए तब उनके बीच में दौड़ की प्रतियोगिता कराओ। गलत तो नहीं कह रहा हूं? गलत तो नहीं कह रहा हूं? ये लोहिया का सिद्धांत, समाज से गैर बराबरी मिटाने का सिद्धांत। उनके नारे थे डॉक्टर लोहिया का फरमान, रेल का डिब्बा एक समान, धन और धरती बढ़ के रहेगी, भूखी जनता चुप न रहेगी। जब तक भूखा इंसान रहेगा धरती पर तूफान रहेगा, कमाने वाला खाएगा, लूटने वाला जाएगा, नया जमाना आएगा, नई रोशनी लाएगा।
रोटी, कपड़ा और मकान मांग रहा है हिंदुस्तान, इन नारों से देश आगे बढ़ा। तो इसलिए वीपी सिंह जी ने उसी परंपरा को राजनीति के माध्यम से बदलाव लाकर सरकारी नौकरियों के अंदर आरक्षण की व्यवस्था देकर जो लोग भेदभाव के कारण वर्षों से पीछे थे उनको विशेष अवसर देके आगे बढ़ाने का काम किया। और इसके लिए हम सबको उनके प्रति आभारी रहना चाहिए, जीवन भर आभारी। और साथियों और दोस्तों, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जब इस देश का संविधान लिखा तो कहा इस देश में सबको आर्थिक बराबरी होगी, राजनीतिक बराबरी होगी, सामाजिक बराबरी होगी, समाज के अंदर कोई भेदभाव नहीं होगा। क्या उनके सपनों का भारत बन गया? क्या आजादी के 75 साल के बाद भी अगर हमें ऐसी घटनाएं सुनने और देखने को मिल रही हैं कि एक दलित बच्चे को गेंद छूने पे अंगूठा काट दिया जा रहा है, तो क्या अभी उनकी लड़ाई अधूरी नहीं है? और अगर वो लड़ाई अधूरी है तो किसान मंच को, आम आदमी पार्टी को, हम सबको हमारी जिम्मेदारी है कि हम उस लड़ाई को आगे बढ़ाने का काम करेंगे और ये भेदभाव की राजनीति को खत्म करके सबको उसका अधिकार मिले, इस बात की व्यवस्था लागू होनी चाहिए। लेकिन इस देश का दुर्भाग्य क्या है? इस देश का दुर्भाग्य यह है कि नफरत की बुनियाद पर भारत की राजनीति को चलाने का काम किया है। जरा सोचना, जरा विचार करना, क्या नफरत की बुनियाद पर दुनिया का कोई देश आगे जा सकता है? बगल का देश है पाकिस्तान, वहां खबरें आती हैं मस्जिद में बम फोड़ दिया गया, इतने बच्चे मार दिए गए, इतने लोग मार दिए गए। अफगानिस्तान को देख लीजिए, आतंकवाद, नफरत, लड़ाई झगड़े, क्या आगे बढ़ पाया देश? अगर भारत को आगे बढ़ना है तो सबसे पहले हम लोगों को अपने मन में संकल्प लेना पड़ेगा, भारत की पहचान को जानना पड़ेगा, विविधता में एकता, भारत की विशेषता और हमारी विविधता ही हमारी पहचान है, इस बात को हमें याद रखना है। अगर भारत को जीवित रखना है तो उसकी विविधता को जीवित रखना है। यह अलग अलग धर्मों का देश है, यह अलग अलग जातियों का देश है, यह अलग अलग भाषाओं का देश है, लेकिन हमारी खूबसूरती क्या है, हमारी अच्छाई क्या है कि गांधी, लोहिया और जयप्रकाश के इस देश के अंदर हम अलग अलग जाति और धर्म के नाम पर भी रहते हैं, मिलकर एक साथ रहकर इस देश को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। यही तो भारत की खूबसूरती है। तभी तो हम कहते हैं विविधता में एकता, भारत की विशेषता। लेकिन आज हमको हिंदू धर्म के नाम पे लड़ाया जाता है। जो लोग हिंदू धर्म के नाम पर आपको लड़ाते हैं, याद रखना हिंदू धर्म के सबसे बड़े दुश्मन वही लोग हैं, क्योंकि हमारा हिंदू धर्म तो विराट है, विशाल है। जो हिंदू धर्म कहता है वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व हमारा परिवार है, उस हिंदू धर्म के नाम पर, जो हिंदू धर्म कहता है, रामचरितमानस की चौपाई कहती है, सब नर करहि परस्पर प्रीति, सारे लोग आपस में प्रेम भाव से रहें, ऐसे हिंदू धर्म के नाम पर जो गांधी का धर्म है, जो विनोबा का धर्म है, जो अहिंसा का धर्म है, जो दया का धर्म है, जो करुणा का धर्म है, ऐसे हिंदू धर्म के नाम पर जो लोग नफरत फैलाने की बात करते हैं, वो हिंदू धर्म के सबसे बड़े गुनाहगार हैं, सबसे बड़े अपराधी हैं। इस बात को हमें पहचानना है और लोगों को बताना पड़ेगा कि हिंदू धर्म का काम झगड़े कराना नहीं है। हमारा धर्म तो है वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व हमारा परिवार है। यह है हमारा हिंदू धर्म। हमारा हिंदू धर्म है रामचरितमानस की वो चौपाई, सब नर करहि परस्पर प्रीति, सारे लोग आपस में प्यार से। आप हिंदू धर्म के नाम पे झगड़े करा रहे, मंदिर मस्जिद के नाम पे झगड़े करा रहे,
बाबा जी कहते हैं हमारा नाम योगी आदित्यनाथ मत लो, हमारा नाम बाबा बुलडोजर तो हो। बुलडोजर चला रहे। क्या एक मुख्यमंत्री का काम विकास करना नहीं है? उत्तर प्रदेश के गांवों में बिजली नहीं आ रही है, शहरों में बिजली नहीं आ रही है, पीने का पानी बुंदेलखंड में नसीब नहीं हो रहा है, माताओं बहनों के साथ छेड़खानी हो रही है, हत्या हो रही है, बलात्कार की घटनाएं छोटी छोटी बच्चियों के साथ हो रही है, और आप इन मुद्दों पे काम ना करके स्कूली शिक्षा पे काम नहीं करते। 26,000 सरकारी स्कूल उत्तर प्रदेश में बंद हो गए और खाली नफरत फैलाने का काम, बांटने का काम, समाज को तोड़ने का काम। अगर आप लोगों को लगता है कि समाज को तोड़कर नफरत फैलाकर हिंदुस्तान आगे जा सकता है तो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ जाइए। और आपको लगता है अरविंद केजरीवाल की तरह, आम आदमी पार्टी की तरह स्कूल और अस्पताल अपने बच्चों के लिए बना के हिंदुस्तान आगे जा सकता है तो हमारे साथ भारत की राजनीति में बदलाव लाना पड़ेगा। और हमारी राजनीति क्या है? विकास की राजनीति, सही मायने में विकास की राजनीति। केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बने, सरकारी स्कूलों का दौरा करने जाते थे, दिल्ली में मकड़ी के जाले लगे रहते, छोटे छोटे बच्चे टाट पट्टी पर बैठ के पढ़ते, बच्चियों के लिए टॉयलेट का इंतजाम नहीं था। आज उन्हीं सरकारी स्कूलों में जहां मकड़ी के जाले लगे रहते थे, दिल्ली के अंदर एयर कंडीशन कमरे बच्चों की पढ़ाई के लिए बने हैं। जब हमारे बच्चे ठीक से पढ़ेंगे तब देश उन्नति के रास्ते पे जाएगा। हमने मोहल्ला क्लिनिक बनाया दिल्ली के, हमने एजुकेशन लोन का सिस्टम लागू किया कि अगर आपका बच्चा मेडिकल में उसका दाखिला कराना हो, इंजीनियरिंग में उसका दाखिला कराना हो, तो पहले बीवी के गहने बेचने पड़ते थे। केजरीवाल ने उस दर्द को समझा, कहा आपके बच्चे की पढ़ाई के लिए जो भी लोन है बिना किसी ब्याज के दिल्ली की सरकार उसकी गारंटी लेगी, लोन देगी, बच्चों को पढ़ाइए, डॉक्टर इंजीनियर। आईएएस की तैयारी करनी है, उसकी कोचिंग हम देंगे, तब देश आगे बढ़ेगा। जब आप शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, बिजली पे, पानी पे। आज मैं पढ़ रहा था, एक नया फरमान आया है भारत के प्रधानमंत्री का, कह रहे हैं दिन में बिजली सस्ती मिलेगी, रात में बिजली महंगी हो जाएगी। दिन में बिजली सस्ती मिलेगी और रात में बिजली 20% महंगी हो जाएगी। यानी अगर आपका बिजली का बिल पहले आता था 10,000 रुपए, तो अब आएगा 14,000 रुपए। ये हो रहा, अब आएगा 12,000 रुपए, 2,000 रुपए महंगा, 20% महंगा। तो आप कल्पना कीजिए ये कैसे कैसे तुगलकी फरमान जारी हो रहे हैं। रात की बिजली महंगी, अरे भाई 8 से लेकर 12 तक पीक आवर्स होता है, रात में ही बिजली का ज्यादा उपयोग होता है। 70% बिजली का उपयोग रात में होता है। अगर आप रात की बिजली महंगी कर दोगे तो इस देश की 70% जनता के ऊपर महंगी बिजली का भार पड़ेगा। आम आदमी पार्टी ने तय किया है, सड़क से लेकर संसद तक इस काले कानून का हम विरोध करेंगे। बिजली महंगी होने नहीं चाहिए। बिजली खाली हमारे ऐसो आराम का जरिया नहीं, बिजली हमारे बच्चों की पढ़ाई के लिए जरूरी है, खेत की सिंचाई के लिए जरूरी है, बिजली हमारी जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी है, बिजली हमारी जिंदगी की जरूरत है, बिजली हमारे ऐसो आराम का साधन नहीं है। इसलिए महंगी बिजली का सड़क से लेकर संसद तक आम आदमी पार्टी विरोध करेगी। और अगर ऐसे नियम प्रधानमंत्री जी लागू करोगे तो हम लोग भी कह देंगे दिन में हम मोदी जी को प्रधानमंत्री मानेंगे, रात में प्रधानमंत्री नहीं मानेंगे। गलत तो नहीं कह, शाम के जैसे 6 बजे रैली छोड़ के चल दो सोचे, कहते प्रधानमंत्री जी समझा हो गया है, हम तो का प्रधानमंत्री ना माने। ये क्या बात ठीक है? दिन में बिजली सस्ती, रात में बिजली महंगी, कोई भी कानून बनता जा रहा है। भारत की सेना जो हमारा गौरव है, जो भारत माता की रक्षा के लिए हमारे जवान -40 डिग्री टेम्परेचर में सियाचिन में
और +50 डिग्री टेम्परेचर में जैसलमेर में खड़े होकर भारत माता की रक्षा करते हैं। उस सेना के साथ आपने क्या किया? 17 साल में एक नौजवान सेना का जवान बनेगा और 21 साल में वही नौजवान पूर्व सैनिक बन जाएगा। ये कौन सी भारत की सेना को आप मजबूत कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी? भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने अग्निवीर योजना के लाके भारत माता के साथ और भारत की सेना के साथ गद्दारी करने का काम किया है। मैं कहना चाहता हूं आप भारत माता की जय लगाते हैं, आम आदमी पार्टी वाले भी भारत माता की जय लगाते हैं। और मैं तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कहता हूं, भाजपाइयों से मैं कहता हूं, भाजपा वालों, जब तुम भारत माता की जय लगाते हो मैं डर जाता हूं कोई ना कोई फैक्ट्री बिकने वाली। क्या कहते हैं भाजपा के लोग? कहते हैं भारत माता की जय, हम भारत की रेलवे बेचेंगे। भारत माता की जय, हम कोल इंडिया बेचेंगे। भारत माता की जय, हम स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड बेचेंगे, बीपीसीएल बेचेंगे, एलआईसी बेचेंगे, बैंक बेचेंगे, सड़क बेचेंगे, बिजली बेचेंगे, पानी बेचेंगे, स्टेडियम बेचेंगे, पूरा हिंदुस्तान बेचेंगे। बेच रहे कि नहीं बेच रहे बताइए? 6.5 लाख करोड़ की संपत्ति भारत की सरकार बेच रही है, जो सरकारी संपत्ति। ये संपत्ति कैसे बनी मित्रों? ये 140 करोड़ लोगों के श्रम से ये संपत्ति बनी। भारत 140 करोड़ लोगों की मेहनत से बना है और उसकी संपत्ति बेचने वाले लोग भारत माता के सच्चे सपूत नहीं हो सकते। भारत की संपत्ति बढ़ाने वाले लोग भारत माता के अच्छे सपूत होंगे, बेचने वाले लोग नहीं। आम आदमी पार्टी के लोग कहते हैं भारत माता की जय, हम आपके लिए अच्छे स्कूल बनवाएंगे, अस्पताल बनवाएंगे। एक हमारे बीपी सिंह जी थे जिन्होंने सामाजिक न्याय की बात की, पिछड़ों को उनका हक दिलाने की बात की। एक हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, उनके विचार क्या है? चुनाव में आए यहीं फतेहपुर में, कहने लगे भाइयों और बहनों, अगर गांव गांव में कब्रिस्तान बन रहा है तो शमशान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बताइए आप, शमशान बना के भारत की तरक्की होगी? शमशान से भारत की तरक्की नहीं होगी। अगर बनाना है तो हमारे बच्चों के लिए गांव गांव में स्कूल बनाओ, अस्पताल बनाओ, बिजली की व्यवस्था करो, पानी की व्यवस्था करो, सड़क की व्यवस्था, तभी देश आगे जाए। लेकिन ये भाजपा की सोच है। झगड़ा से, लड़ाई से, हिंसा से, दंगे से, फसाद से ये देश आगे नहीं बढ़ सकता। इस मीटिंग में हमारे हिंदू भाई भी हैं, मुसलमान भाई भी हैं, सिख भाई भी हैं, ईसाई भाई भी हैं, सब लोग यहाँ हैं मौजूद इस मीटिंग में। यही है हमारे भारत की खूबसूरती। ये वो मुल्क है जहां बिस्मिल्लाह खान की सहनाई संकट मोचन के मंदिर में गूंजती है। ये वो मुल्क है जहां मलिक मोहम्मद जायसी पद्मावत लिखते हैं। ये वो मुल्क है जहां रसखान को पढ़कर हम भगवान कृष्ण के बारे में जानते हैं। ये वो मुल्क है जहां मोहम्मद रफी गाना गाते हैं, सुख के सब साथी दुख में न कोई, मेरे राम तेरा नाम एक साचा दूजा न कोई। ये वो हिंदुस्तान। और इसलिए हम सबको आज बीपी सिंह जी की जयंती पर यह संकल्प लेना पड़ेगा कि जिस सपने को स्वर्गीय बीपी सिंह जी ने देखा था, जिस सामाजिक बराबरी की बात उन्होंने की थी, जिस छुआछूत और भेदभाव की व्यवस्था को मिटाने की बात की थी, अपने समाज से विरोध झेलने का जोखिम लेकर भी मंडल कमीशन को लागू करने की बात की थी। अगर हम उनकी स्मृतियों को जीवित रखना चाहते हैं, उनके विचारों को जीवित रखना चाहते हैं, तो आइए हम सब मिलकर आज उनकी जयंती के अवसर पर यह संकल्प लें कि जब तक समाज में भेदभाव की व्यवस्था रहेगी, हमारी लड़ाई सामाजिक न्याय के लिए जारी रहेगी। समाज के वंचित और शोषित लोगों को अच्छी शिक्षा मिले, स्वास्थ्य की व्यवस्था मिले, फ्री बिजली और फ्री पानी की व्यवस्था मिले, इसकी लड़ाई हम आगे भी लड़ते रहेंगे। और हम लोग किसान मंच और आम आदमी पार्टी के माध्यम से इस विचार को, इस लड़ाई को आगे बढ़ाने का काम करेंगे।
आज आपकी चिंता नहीं है किसी को, आपको तो लड़ा दिया गया जातियों के नाम पे, धर्मों के नाम पे। आप कहते हैं बच्चे के फीस का इंतजाम नहीं है, कहते मत पढ़ो। आप कहते हैं इलाज का इंतजाम नहीं है, कहते मर जाओ। आप कहते हैं पीने का साफ पानी नहीं है, कहते हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं। आप कहते हैं 2 वक्त की रोटी का इंतजाम नहीं, कहते हम नहीं जानते। आपके लिए सरकार के पास पैसा नहीं है। नौजवान कहता है रोजगार दे दो, कहते पैसा नहीं। किसान कहता है हमारे फसल का दाम दे दो, सरकार कहती है पैसा नहीं। माताएं बहनें कहती है महंगाई कम कर दो, सरकार कहती है पैसा नहीं। अरे पैसा गया कहां? ये पैसा सारा पैसा लूटकर अडानी की तिजोरी भरने का काम मोदी जी की सरकार ने किया है। एक आदमी की तिजोरी भरने का। आकाश में चले जाइए तो हवाई जहाज अडानी का, जमीन पे आ जाइए तो एयरपोर्ट अडानी का, समुद्र में चले जाइए तो सीपोर्ट अडानी का, पाताल में चले जाइए तो कोयला अडानी का, गैस अडानी का, बिजली अडानी की, पानी अडानी का, सड़क अडानी का, स्टेडियम अडानी का, रेल अडानी का। एक व्यक्ति के नाम पूरा देश नीलाम करते जा रहे भारत के प्रधानमंत्री, और उस आदमी को 2.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा दिया है शेखर दीक्षित जी। 2.5 लाख करोड़, 2.5 लाख नहीं, 2.5 लाख करोड़, इतना कर्जा दिया। क्या इस देश की व्यवस्था एक व्यक्ति के लिए चले? क्या भारत की संपत्ति सब एक व्यक्ति के नाम पे नीलाम कर दिया जाएगा तो कैसा सामाजिक न्याय होगा? कैसे वीपी सिंह जी का सपना पूरा होगा? इसलिए जो गैर बराबरी चल रही है, समाज के अंदर एक आदमी अमीर से अमीर बनता जा रहा है और एक बड़ा तबका गरीब से गरीब होता जा रहा है, इस लड़ाई को भी हमें लड़ना पड़ेगा। आज चंद पूंजीपतियों का 11 लाख करोड़ रुपए मोदी जी की सरकार ने माफ कर दिया। ऐसे तमाम सवाल हैं। हम आगे भी आपसे बात करते रहेंगे, आगे भी हम लोग मिलते रहेंगे, आगे भी लड़ाई को आगे लेकर जाते रहेंगे। आप सब लोग आज यहाँ पर स्वर्गीय वीपी सिंह जी की जयंती के कार्यक्रम पर एकत्रित। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।